हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, जिसके 2 वीडियोस डाले जा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग उन दोनों वीडियोस को जाकर देख लें, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि इस वीडियो में पार्ट 3 में उसके आगे के बिंदुओं को बताया गया है। ठीक है, तो हमारा जो अगला बिंदु है, जो कंटेंट में भी लिखा गया था, वो है सेल या बैटरी। तो सेल या बैटरी किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वो आप लोग देखें। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं, है ना, केमिकल रिएक्शंस द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए सेल या बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तभी विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, आवेशों का प्रवाह हो पाता है। ठीक है, तो अगर बैटरी की परिभाषा, वैसे दोनों परिभाषाएं एक ही है, लेकिन जब हम लोग सेलों को समूहित करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। ठीक है, बैटरी की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि सेलों के संयोजन को या सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। तो सेल और बैटरी दोनों का अलग अलग निरूपण किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, सिंबल्स के द्वारा। तो सेल को इस रूप में दिखाते हैं और बैटरी को संयोजित करके। देखिए, बहुत सारे सेलों को यहाँ पर संयोजन किया गया है ना, इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो सेल में क्या होता है कि सिर्फ एक धन टर्मिनल, ये बड़ी वाली जो रेखा है, इसे धन टर्मिनल कहते हैं, मतलब प्लस द्वारा सूचित किया जाता है, और छोटी वाली रेखा को माइनस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे ऋण ध्रुव कहते हैं, इसे धन ध्रुव कहते हैं। तो जब ऐसे ही बहुत सारे सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं, इसका संयोजन भी किस प्रकार किया जाएगा, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बैटरी में अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, है ना, ऋण ध्रुव को धन ध्रुव से, फिर धन ध्रुव को ऋण ध्रुव से, इसी प्रकार हम लोग संयोजित करते हुए बैटरी को बनाते हैं। तो अब हमने जब इसकी परिभाषा ली है, तो इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं कि सेल या बैटरी शब्द की शुरुआत कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इटली के एक वैज्ञानिक है, बहुत ही महान वैज्ञानिक है, आलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, उनका नाम है आलेसांद्रो वोल्टा। उन्होंने सर्वप्रथम 1796 में 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया था जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके। तो वहीं से फिर बैटरी या सेल का आविष्कार आप कह सकते हैं शुरू हुआ। उसके बाद ही आज जो हम लोग प्रयोग करते हैं, टॉर्च, ट्रांजिस्टर वगैरह में जिन शुष्क सेलों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ड्राई सेल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो जो है उसी का संशोधित रूप है। उस वक्त उनके सम्मान में उसे वोल्टीय सेल कहा गया था, क्योंकि उनका नाम वोल्टा था, तो उनके सम्मान में वोल्टीय सेल उसका नाम रखा गया था। तो हम लोग जो है आज उसी का संशोधित रूप का प्रयोग करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी बच्चे ये समझ लेते हैं कि जब हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप लोगों को मैं इसे ज़रा क्लियर कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा इस चीज़ को, कि जब हम लोग विद्युत धारा के स्रोत, जो सेल हो या बैटरी हो, तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉन जब हम लोग मतलब ऑन करते हैं, चालू करते हैं, लगाते हैं, तो वो जो है सिर्फ तार में जो विद्यमान इलेक्ट्रॉन है उसको एक निश्चित गति प्रदान करते हैं, एक निश्चित दिशा में। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति नहीं होती। कई बार बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। उत्पन्न नहीं होता है, उसे सिर्फ एक निश्चित गति, एक निश्चित दिशा में प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि स्रोत में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा का, जो उसमें रासायनिक ऊर्जा उपलब्ध है, उस रासायनिक ऊर्जा का सिर्फ विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यही मैंने अपनी परिभाषा में प्रयोग किया है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार की परिभाषा मैंने भी दी है। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही वहाँ पर ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, कोई भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु जो है वो है विद्युत परिपथ। क्या है? विद्युत परिपथ। इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ये बहुत ही सरल सी परिभाषा है, आप लोग जानते भी होंगे शायद, कि जिस पथ से होकर, पथ मतलब रास्ता, ठीक है,
जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। तो विद्युत परिपथ में कुछ अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्विच हो गया, बैटरी, सेल, बल्ब, है ना, संतार, ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग परिपथ में दिखाने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बल्ब प्रयोग किया है, इसका प्रतीक का प्रयोग किया है। ये स्विच है जो बंद अवस्था में है, सेल है, वायर है, उसमें दिशा दिखाई है। ये मैंने परिपथ आरेख एक आपका बनाया है। तो जब हम लोग मतलब संकेतों का प्रयोग करके, प्रतीकों का, सिंबल्स का प्रयोग करके उसे दर्शाते हैं विद्युत परिपथ में, तो उसे परिपथ आरेख कहा जाता है। तो मैंने यहाँ जो बनाया है वो परिपथ आरेख बनाया है, ठीक है। तो परिपथ में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग जो है वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। क्या क्या होता है देखिए। विद्युत सेल, इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। बैटरी या सेलों का संयोजन इस प्रकार से दर्शाया जाता है। खुली प्लग या कुंजी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। बंद प्लग या स्विच को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तार संधि को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। क्रॉसिंग जब होता है तार का बिना संधि के, ध्यान दीजिएगा, उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। विद्युत बल्ब को, जो मैंने आपको परिपथ में दिखाया था, इस प्रकार दर्शाया जाता है। प्रतिरोधक, ये हम लोग ओम के नियम में पढ़ेंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे आगे, उसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है। तो इन सभी अवयवों का हमें प्रयोग करना होगा बार बार जब भी हम लोग विद्युत परिपथ का निर्माण करेंगे, विद्युत परिपथ बनाएंगे। तो आप लोग सभी इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है? एमीटर, जो अभी आपने देखा था, है ना, एमीटर। एमीटर कहते किसे हैं? तो एमीटर जिस यंत्र द्वारा, परिभाषा मैं दे रहा हूँ, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। मतलब विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसकी प्राबल्यता को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वही एमीटर है। और एक बात आपको नोट करना है कि एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, ये हम लोग प्रतिरोधकों को जब ग्रुपिंग करेंगे, उसका संयोजन करेंगे, उस वक्त हम लोग इसे देखेंगे। और एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि कभी कभी बच्चे जो है एमीटर को गलत तरीके से संयोजित कर देते हैं परिपथ में। मैंने आपके लिए यहाँ पर दो चित्र बनाए हैं, दो परिपथ आरेख बनाए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। तो इसमें से एक गलत है, एक सही है। कौन सा गलत है, कौन सा सही है और क्यों गलत है वो आपको मैं बताता हूँ। तो एक बात आप लोगों के लिए नोट करने वाली है कि एमीटर मतलब जब भी किसी विद्युत परिपथ में लगाया जाता है तो उसमें एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसका धनात्मक टर्मिनल से ही हमेशा जो है धारा प्रवेश करे। धारा जो है उसके धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश करे, कभी भी ऋणात्मक टर्मिनल से प्रवेश ना करे। देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे से दर्शा देता हूँ। हमेशा धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश करना चाहिए, कभी भी ऋणात्मक टर्मिनल से प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर धारा धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश कर रही है, यहाँ पर धारा ऋणात्मक टर्मिनल से प्रवेश कर रही है, इसलिए ये वाला चित्र क्या है, गलत है। इसको आपको नोट नहीं करना है। मैंने यहाँ पर मतलब विभेदन करने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए दोनों चित्र बनाए थे। कभी कभी बच्चे इस प्रकार से संयोजित कर देते हैं, वहाँ पर उनका मार्क्स कट जाता है, फिर कहते हैं मैंने क्या गलती किया था। तो ये आपको नोट करके रखना है कि हमेशा इसी प्रकार से संयोजित किया जाएगा। वोल्ट मीटर के साथ भी यही कंडीशन है। तो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। एमीटर द्वारा धारा मापी जाती है, वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। वी याद कीजिए, उसे वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। तो वोल्टमीटर को लेकिन हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संयोजन कुछ इस प्रकार होता है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हम लोग आने वाले बिंदुओं में जानेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसका संयोजन भी कुछ इस प्रकार किया जाता है। धारा जो है हमेशा धन टर्मिनल से ही प्रवेश करनी चाहिए, कभी भी ऋण टर्मिनल से प्रवेश नहीं करनी चाहिए। एक बात नोट करने वाली और क्या है कि विद्युत परिपथ में जब आप धारा का प्रवाह दिखाएंगे,
विद्युत परिपथ में जब आप धारा का प्रवाह दिखाएं, जैसे मैंने दिखाया है धन टर्मिनल से दिखाया है, ऋण टर्मिनल से प्रवेश कर रहा है, धन टर्मिनल से निकल रहा है, इस प्रकार से जैसे आप कहिए इसे, ठीक है ना। तो धन टर्मिनल से ही इसकी उत्पत्ति क्यों मैंने दिखाई, इस प्रकार का साइन क्यों बनाया है मैंने, इस तरफ क्यों नहीं बनाया, इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा कि विद्युत धारा की दिशा जो है वो दिशा किस प्रकार दिखाई जाएगी, किस दिशा में दिखाई जाएगी। विद्युत धारा की दिशा जो है वो हमेशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। जिस तरफ से धन आवेश का प्रवाह होता है उसी दिशा में विद्युत धारा की दिशा दिखाई जाती है। ये एक परंपरागत धारणा है, ये एक परंपरागत धारणा है, कन्वेंशनल करंट धारा है, ये परंपरागत धारा इसे मानी जाती है। तो उसी दिशा में हम लोग हमेशा दिखाएंगे। तो जिस दिशा में धारा का प्रवाह होगा उसके वो जो है धनात्मक ऋण से हमेशा दिखाया जाएगा। आप लोग इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु क्या है, अगला हमारा बिंदु है एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना किस प्रकार की जाए। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ लिख कर रखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सरल है, आपने जो परिभाषा देखी, जो उसका गुण समझा, उसी आधार पर बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा। एमीटर में पहला बिंदु क्या है कि यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। अभी हमने देखा था, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर जो है विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। पहला दोनों के बीच अंतर यही है। दूसरा क्या है कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सरल, कोई परेशानी नहीं। और एमीटर का जो स्केल है वो एम्पियर में अंकित रहता है। क्यों एम्पियर में अंकित रहता है, क्योंकि ये धारा को मापता है। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसका स्केल एम्पियर ही होगा। उसी प्रकार वोल्टमीटर जो हमेशा वोल्ट में अंकित रहता है, इसका स्केल जो होता है वो वोल्ट में अंकित रहता है। ये भी क्यों है, क्योंकि ये विभवांतर को मापता है और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये इन दोनों के बीच अंतर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इन 3 बिंदुओं को ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा ओम के नियम से संबंधित। उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। वो सिर्फ ओम के नियम से संबंधित रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अगर 2021 में परीक्षा देने वाले हैं किसी भी बोर्ड से, तो ओम का नियम फिजिक्स में 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशल वो सिर्फ ओम के नियम के लिए ही वीडियो होगा, आप लोगों को वो बताऊंगा। तो आप लोग उसका ज़रा इंतज़ार करें, अगले वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करूँ इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सभी बच्चों तक पहुँचाएँ इस चीज़ को, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग बिहार बोर्ड की मैट्रिक रिज़ल्ट जो आने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं बच्चों को। तो आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के उसको भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका साथी हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।